जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जो खान सर का बायोलॉजी नोट्स है उसका पहला चैप्टर देखेंगे लोग, जिसका नाम है सेल कोशिका। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। किसका अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है? तो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जूलॉजी के जनक भी अरस्तु ही हो जाएंगे। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा जूलॉजी। पहला क्या हो जाएगा? जूलॉजी। और दूसरा हो जाएगा बोटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं लोग, उसको देखते हैं लोग। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। जूलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। बोटनी क्या है? तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। और बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसका? यहाँ पे र छूट गया है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब है सेल। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? तो प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था कोशिका की खोज? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका की खोज की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोसिस कहा जाता है। यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन नहीं होगा, यहाँ पे रॉबर्ट हुक हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। किस पुस्तक में किया है? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है? तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लियोनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वान लियोनहॉक को कहा जाता है। स्लाइडेन व्यक्ति का नाम है और स्वान भी व्यक्ति का नाम है। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दे दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। शरीर किससे बना है? तो कोशिकाओं से बना है। अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका हो जाएगी। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। किसका? शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। ये तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो ब्रेन में पाया जाता है। अब हम मानव में देखते हैं लोग। मानव में कौन से? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु हो जाएगा। अंडाणु किस में पाया जाता है? तो मेल में पाया जाता है। ये अंडाणु के बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ेंगे लोग। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम हो जाएंगी और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो जाएगी। अब है नोट देखते हैं लोग क्या कर रहा है नोट में। तो तंत्रिका कोशिका यानी कि ब्रेन में जो तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी कि जिगर या यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। कोशिका विभाजन का मतलब हो गया कि कोशिका को अधिक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण ही कोशिका विभाजन कहलाता है। और यह सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो यानी कि यकृत और जिगर में होता है। जिगर उर्दू शब्द है, यकृत हिंदी नाम है और लीवर इंग्लिश नाम है। इसमें अगर चोट लगती है कोशिकाओं को या कोशिका मर जाती है तो यकृत अपने से ही स्वतः ही उस क्षतिग्रस्त भाग को ठीक कर सकता है। अब है कोशिका के अंग। कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में देखते हैं लोग। पहला अंग क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकेंजी ने किया था। इसकी मतलब कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? तो पुरकेंजी ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। यह क्या है? तो यह तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि
जीव द्रव्य को किसने जीवन का भौतिक आधार बताया है? तो हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती है, इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग, इसका कितना प्रतिशत भाग? 80% भाग जल का बना होता है। किसका? जल का बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा कोशिका द्रव्य। पहला क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। दूसरा केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका को सूखने से कौन बचाता है? तो कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति सेल वाल, यह सेलुलोज का बना होता है। यह किसका? सेल वाल किसका बना होता है? तो सेल वाल सेलुलोज का बना होता है और यह केवल पादपों में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में यह केवल पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। कौन? कोशिका भित्ति पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। जीवाणु एक पादप है। जीवाणु क्या है? एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। हम बार बार ये नहीं बोलना चाहते हैं कि ये लाइन अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। तो जब हम वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव या प्रीवियस ईयर कराएंगे तो उसमें हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं लोग। कोशिका झिल्ली यह किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। यह जंतु कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह क्या करता है? कोशिका झिल्ली तो कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ जाता है उसका नियंत्रण यानी देखरेख करता है। यह कैसा होता है? तो यह अर्धपारगम में होता है। यह अर्धपारगम में होता है, यानी कि अर्धपारगम का मतलब होता है कि कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका होता है। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ किस प्रकार का श्वसन होता है? तो ऑक्सी श्वसन होता है। हम लोग आगे ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़ेंगे लोग। यहाँ क्रेब्स चक्र, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? तो एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इन्हीं ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कैसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टी कहा जाता है। अंतःप्रदत्त जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट नेम क्या है? ईआर। अंतःप्रदत्त जालिका, इसका शॉर्ट नाम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। यह कोशिका के अंदर कैसा सहायता प्रदान करता है? तो आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। किसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं? तो अंतःप्रदत्त जालिका को कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर, इसे चित्र में हम लोग देख सकते हैं लोग कि स्मूथ क्या होता है? ये होता है रफ। यहाँ पे ये हो गया स्मूथ और यहाँ पे हो गया रफ ईआर और स्मूथ ईआर। यहाँ पे स्मूथ ईआर चिकनी, यहाँ कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। यह स्मूथ ईआर किसका निर्माण करता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण कहाँ पे होता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। दूसरा होता है रफ ईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी यह खुरदुरी होती है। इस पर राइबोसोम होता है। इस पर क्या होता है? राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। अब है राइबोसोम। अगला टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। सबसे छोटा अंग कोशिका के अंदर का राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम यह हल्का होता है। यह कैसा होता है? तो यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा होता है 80S राइबोसोम। दूसरा क्या होता है? तो 80S राइबोसोम होता है। यह भारी होता है। यह कैसा होता है? तो भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में आगे हम लोग का टॉपिक मिलेगा।
तो यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एस का मतलब यहाँ पे जो 70S है, एस का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एस का मतलब होता है। अब है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है, गोल्जी बॉडी इसकी खोज कैमिलो गोल्जी, इसकी खोज किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, यह क्या करता है, पदार्थों का आदान प्रदान करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। कोशिका के यातायात में सहायक कौन होता है, तो गोल्जी बॉडी सहायक होता है। अब है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसका हिंदी नाम क्या होता है, तारक काय। हिंदी नाम सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक काय। यह कोशिका विभाजन करता है। इसका कार्य क्या होता है, तो कोशिका का विभाजन करना। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। पीछे हम लोग पढ़े लोग कि तंत्रिका तंत्र में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, यानी कि मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। कहाँ पर विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल किस में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। इससे लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि पादप कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम यानी कि इसकी खोज किसने की थी, तो बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, तो बोबेरी ने किया था। यहाँ पे सेंट्रोसोम का चित्र है। अब है लाइसोसोम। लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, तो यह पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर, तो जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को यह नष्ट कर देता है। उस अंग को क्या करता है, यह नष्ट कर देता है, यह खुद से फट जाता है और वह कोशिका खुद से नष्ट हो जाती है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट या फट जाता है, अपने से कट या फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो डी डुवे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। किसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद एस्प्लीन प्लीहा या तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण एस्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। किसका आरबीसी का कब्र कहा जाता है, किसे, तो एस्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। और एक और नोट पॉइंट करेंगे लोग कि एस्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। एस्प्लीन को क्या कहा जाता है, तो ब्लड बैंक भी कहा जाता है। एस्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब है केंद्रक, न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो 80% प्रोटीन पाया जाता है। अब है रसधानी क्या होता है, यह जल को संचित या स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है। यह जंतुओं में क्या होता है, जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है, और किंतु पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है। रसधानी पादप कोशिकाओं में बड़ा और जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है। रसधानी का आकार है यहाँ पे चित्र। उसके बाद लवक, प्लास्टिड क्या होता है, तो यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यानी कि पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो प्लास्टिड लवक होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। लवक किसमें पाया जाता है, तो केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं हरित लवक। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हिंदी में अवर्णित लवक कहते हैं। तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, इसे वर्णित लवक कहते हैं। हरित लवक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, इसको देखते हैं लोग। यह भोजन का निर्माण करता है। यह किसका निर्माण करता है, तो हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, और यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हरित लवक के कहाँ पाया जाता है, तो पत्ती और तना में हरित लवक पाया जाता है। अब है अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, यह भोजन का संग्रह करता है। यह किसका संग्रह करता है, ल्यूकोप्लास्ट, तो यह भोजन का संग्रह करता है, और यह जड़ और फल में पाया जाता है। अब है वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट, यह इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य रंग प्रदान करना होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं लोग कि टमाटर का लाल रंग और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपेन, यहाँ पे पेन होगा, जॉ नहीं होगा, न होगा, लाइकोपेन के कारण। और गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण।
चुकंदर का लाल रंग बीटानोन के कारण, फलों का पीला रंग जेंतोफिल के कारण। जो फलों का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो जेंतोफिल के कारण होता है। अब यहाँ पे हम लोग एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका और प्लांट सेल पादप कोशिकाओं में अंतर देख सकते हैं लोग। अंतर दिया गया है कि प्लांट सेल पादप कोशिका बड़ा होती है, इसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, और प्लांट सेल की अपेक्षा जंतु कोशिका छोटा होता है और इसका आकार गोल होता है। जंतु कोशिका का आकार गोल होता है और प्लांट कोशिका का आकार चौकोर होता है। और इसमें जो राजधानी पाई जाती है छोटा होती है। इसकी राजधानी, जंतु कोशिका की राजधानी छोटी होती है और पादप कोशिकाओं की राजधानी बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं की राजधानी क्या होती है, बड़ी होती है। और पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और एनिमल सेल में सीलिया पाई जाती है, फ्लैजेला पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है। और दोनों यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में कॉमन क्या होता है, तो इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, एटीएस राइबोसोम पाया जाता है, ईआर पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। अब है कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका कितनी प्रकार की होती है, तो कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका। अभी पीछे हम लोग पढ़े थे लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, बोले थे कि आगे इसका टॉपिक है, तो आ गया प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, तो अविकसित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में दो भाग आते हैं, जो जंतु कोशिका भी यूकैरियोटिक में आते हैं और पादप कोशिका भी यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है प्रोकैरियोटिक के सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं लोग, यह क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिका के सभी अंगों का अभाव होता है। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, तो प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S, राइबोसोम कैसा 70S पाया जाता है, तथा शेष अंगों का अभाव भी देखा जाता है। अब है यूकैरियोटिक कोशिका, ये पूरी तरह से विकसित होती हैं। यह क्या होती है, पूरी तरह से विकसित कोशिका होती हैं। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, कोशिका के सभी अंग पाया जाता है और इसमें एटीएस राइबोसोम पाया जाता है। एटीएस कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो एटीएस राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। पादप कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, तो चौकोर होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग, पादप कोशिकाओं को सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इनका रसधानी, इसका रसधानी बड़ा होता है, यानी पादप कोशिकाओं का रसधानी क्या होता है, बड़ा होता है। और पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है। जंतु कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो गोल होती हैं और इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। जंतु कोशिकाओं के अंदर का सबसे बड़ा, कोशिकाओं का अंदर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो केंद्रक होता है। अब है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं। एनवेलप और न्यूक्लियस, यानी इसका मतलब होगा कि केंद्रक के बाहर आवरण पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के बाहर आवरण पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है और इसके केंद्रक के बाहर आवरण नहीं पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो जीव द्रव्य से श्वसन होता है। और इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन होता है। यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और इसमें राइबोसोम यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है। और दोनों में कॉमन देख लेते हैं लोग क्या है, तो दोनों में कॉमन सीलिया पाया जाएगा, फ्लैजेला पाया जाएगा, डीएनए, जीव द्रव्य, प्रकाश संश्लेषण, झिल्ली और कोशिका भित्ति और राइबोसोम, ये सब सारी चीज़ें दोनों में कॉमन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा उटपटांग तो नहीं, मतलब भी थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है। इसका पहले आप लोग कमेंट करेंगे, उसके बाद मेरा आंसर देखेंगे लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिना कोशिका, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। इसमें पूछ रहा है क्या नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसको हम समझा देते हैं कि इस पर पूछ रहा है कि बिना कोशिका भित्ति, तो बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका कौन हो जाएगा, तो जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब है गुणसूत्र क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, मानव में यह 23 जोड़ा, मानव में यह 23 जोड़ा या 46 पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को
गुणसूत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो सेटेलाइट कहा जाता है। और गुणसूत्र के मध्य भाग को सेंट्रोमर, गुणसूत्र के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहा जाता है। इसके निचले भाग को, गुणसूत्र क्रोमोसोम के निचले भाग को क्या कहा जाता है, टेलोमर कहा जाता है। इसके बीच में धागे की समान संरचना पाई जाती है जिसे एरान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एरान कहते हैं। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। यह किसके अंदर पाए जाते हैं, तो यह केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। इसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, तो डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन पर ही माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आनुवंशिकता का आधार कौन होता है, तो जीन होता है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन किसका बना होता है, तो जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। जीन की खोज किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। इस चित्र में हम लोग समझते हैं कि किसको टेलोमर कहा जाता है और किसको सेटेलाइट कहा जाता है। तो ये क्रोमोसोम का सबसे जो ऊपरी भाग है इसको क्या कहा जाएगा, सेटेलाइट कहा जाएगा। और जो बीच वाला भाग होता है उसे सेंट्रोमर, उसे क्या कहा जाएगा, सेंट्रोमर कहा जाएगा। और जो अंतिम वाला भाग है इसे क्या कहा जाएगा, इसे टेलोमर कहा जाएगा। और यहाँ पे जो बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है उसे एरान कहा जाता है। इसे एरान कहा जाता है। और क्रोमोसोम मेल में भी 46 से पाए जाते हैं और फीमेल में भी 46 पाए जाते हैं। जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे लोग तो उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे लोग कि इसे ऑटोसोम और इसे ऑलोसोम, ऑटोसोम और इसे ऑलोसोम के में कहते हैं। अब है कुछ जीवों के क्रोमोसोम। कुछ जीवों में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो जीवाणु में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो एक। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम एक होगा। उसके बाद मच्छर में कितना हो जाएगा, 6। घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, नींबू में 18, छोटा नींबू रहेगा तो 18 और बड़ा नींबू रहेगा तो 36, मक्का में 20, टमाटर में 24 क्रोमोसोम पाए जाएंगे और मेढक में 26। मेढक में कितने पाया जाएगा, तो मेढक में हो जाएगा आपका 26, बिल्ली में 38, चूहा में 40, खरगोश में 44, मानव में 46, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64 और कुत्ता में 78, कबूतर में 80 और सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइटस में 1600 सर्वाधिक पाया जाता है। तो दो के याद रखेंगे लोग। पहला जीवाणु में 1 और टेरिडोफाइटस में 16। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है। दूसरा है केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और डीएनए के श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए किसका बहुलक होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए किसका श्रृंखला होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को 2 भागों में बांट सकते हैं लोग। पहला होगा फॉस्फेट, दूसरा न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में भी 2 भाग, दूसरा नाइट्रोजन बेस और पहला शुगर के भी 2 भाग, राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। नाइट्रोजन बेस के भी 2 भाग, प्यूरिन और पाइरिडमीन। प्यूरिन के भी 2 भाग, पहला एडेनिन, दूसरा गुआनिन। और पाइरिडमीन के भी 2 भाग, साइटोकाइनिन और दूसरा थाइमिन। डीएनए की ये संरचना होती है, डबल हेलिक्स संरचना होती है डीएनए की। डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था, तो कार्लसबर्ग ने किया था। डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोबिंद खुराना ने देखा था। किसने देखा था, ये भारतीय वैज्ञानिक थे हरगोबिंद खुराना। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स या डबल स्टैंडर्ड होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो डबल हेलिक्स या डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स की मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, जिस कारण इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। 1962 में वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एडेनिन थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है।
गुआनिन तथा साइटोसिन, गुआनिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम लोग केमिस्ट्री में कवर करेंगे लोग। यहाँ पे ट्रिक है ATGC, यानी कि ए के साथ टी रहेगा और इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। ये 2 पाई को डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा। और जी के साथ सी रहेगा। यहाँ पे तीन पाई को क्या कहेंगे, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अनुवांशिक गुण का वाहक कौन होता है, तो अनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। अनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोसिएशन कहते हैं। डीएनए प्रक्रिया में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एनोसिएशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। जीन किसकी जानकारी प्रदान करता है, तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो क्या होता है, तो यह थाइमिन होता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इससे तकनीक से व्यक्ति के जैविक अंश जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून तथा कोशिका स्रोतों के द्वारा डीएनए की पहचान की जाती है। किसके द्वारा डीएनए की पहचान की जाती है, तो रक्त, बाल, लार, नाखून और इत्यादि द्वारा डीएनए की पहचान की जाती है। अब है हम लोग का अगला टॉपिक आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी संरचना सिंगल हेलिक्स या सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके जो नाइट्रोजन बेस होता है आरएनए का, उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होती है। किंतु थाइमिन, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, तो थाइमिन के स्थान पे यूरासिल हो जाएगा। थाइमिन के स्थान पर यूरासिल नाइट्रोजन बेस आ जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक है। आरएनए प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। और आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा mRNA, पहला क्या हो जाएगा mRNA, दूसरा tRNA और तीसरा क्या हो जाएगा rRNA, तीसरा हो जाएगा rRNA। और आरएनए का यहाँ पे सिंगल हेलिक्स चित्र दिया गया है, यहाँ से यही सिंगल हेलिक्स कहलाता है और एक और हेलिक्स जुड़ जाएगा तो डीएनए बन जाएगा। मैसेंजर आरएनए, rRNA क्या होता है, mRNA क्या होता है, उसके देखते हैं लोग। अमीनो एसिड यह आवश्यक की, यानी कि जो अमीनो एसिड हमारे शरीर में आवश्यक होती है उसकी पहचान कौन करता है, तो mRNA करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। उन्हें क्या करता है, तो एक क्रम में ऐसे सजा देता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA का निर्माण होता है। और ये जो क्रम में सजाता है अमीनो एसिड को, उसको कौन आदान प्रदान करता है, इसको ले जाने का कार्य ट्रांसफर आरएनए करता है। यह अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम के पास ले जाता है। जो ट्रांसफर tRNA होता है, ये जो मैसेंजर आरएनए अमीनो एसिड को सजाता है, उसको ले जाकर किसके पास लेके जाता है, तो राइबोसोम के पास लेके जाता है। यह अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। तीसरा है राइबोसोम rRNA, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। rRNA क्या करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में पाए जाते हैं और 10 हम भोजन से प्राप्त करते हैं। दोनों मिलाकर कितने होगा, 20 अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। और यह 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अब है डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाना, यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। और प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, तो ट्रांसला कहलाती है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, तो ट्रांसला कहलाती है। डीएनए से डीएनए बना लेना रिप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो रिप्लिकेशन कहलाता है। यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, यानी ट्रिक दिया गया है, उसको समझते हैं लोग कि डीएनए यहाँ पे रीस्टार्ट दिया गया है कि डीएनए से डीएनए बना लेना क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन कहलाएगा। और डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और आरएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और फिर आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाएगा। उसके बाद है अगला टॉपिक हम लोग का कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन क्या होता है, एक कोशिका टूटकर
एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक, कितना, दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है यानी जो कोशिका टूटती है उसे मदर सेल कहते हैं। जो कोशिका टूटती है उसे क्या कहते हैं, उसे मदर सेल कहते हैं। तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। नई कोशिका को क्या कहा जाता है, तो नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि जंतुओं में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादपों में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। अब है कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन और माइटोसिस। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन माइटोसिस। तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। असूत्री विभाजन क्या होता है, और माइटोसिस, इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। असूत्री विभाजन में कोशिका कितने भागों में टूट जाती है, तो 2 भागों में टूट जाती है। यह विभाजन किस में होता है, तो जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। असूत्री विभाजन, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन किस में होता है, तो असूत्री और माइटोसिस विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। उसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यानी मदर सेल बीच में धंस जाता है और वहीं मदर सेल 2 भागों में टूटकर डॉटर सेल का निर्माण करता है। इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं लोग। ये हो गया पहला मदर सेल, फिर थोड़ा सा यहाँ पे बीच में धंसा, उसके बाद उससे ज़्यादा बीच में धंसा, उसके बाद ये 2 डॉटर सेल में इसका निर्माण हो गया। अगला है समसूत्री विभाजन माइटोसिस। समसूत्री विभाजन माइटोसिस, यह विभाजन काई कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल में होता है। समसूत्री विभाजन सोमेटिक सेल में होता है और हमारा जो शरीर होता है 99% भाग हमारे शरीर का सोमेटिक सेल से ही बना होता है। जनन कोशिका में ओवम और स्पर्म आएंगे। 1%, हमारे शरीर के कितने भाग हैं, तो 1% को छोड़कर पूरा शरीर काई कोशिकाओं का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर, किसमें, समसूत्री विभाजन में एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। कितने डॉटर सेल का निर्माण करती हैं, तो 2 डॉटर सेल का निर्माण करती हैं। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। किसकी, समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है इंटरफेस। पहला कौन सा होता है, तो इंटरफेस होता है। यह सबसे बड़ी अवस्था है। इंटरफेस क्या है, यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है, इंटरफेस में, तो डीएनए का निर्माण होता है तथा गुणसूत्र क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। दूसरा फेस होता है प्रोफेस। इसमें स्प्लिंडर फाइबर यानी तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन होता है। तथा किसका विभाजन हो जाता है, तो केंद्रक के यानी न्यूक्लियस का विभाजन प्रोफेस में हो जाता है। तीसरा है मेटाफेस। तीसरा क्या होता है, मेटाफेस। इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। इसमें स्प्लिंडर तुर्क धागा का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन है, तो मेटाफेस होता है। चौथा फेस क्या होता है, एनाफेस। यह सबसे छोटी अवस्था है। सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, तो एनाफेस होती है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। किधर, ये हो गया हमारा कोशिका, तो यहाँ पे ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। एनाफेस में कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलोफेस अंतिम होता है। टेलोफेस यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण होता हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लिंडर फाइबर तुर्क धागा गायब हो जाता है और तुर्क धागा जो बीच में लगा रहता है वह क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। रिमार्क, कोशिका में होने वाले निरंतर टूट-फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। रिमार्क में क्या है, कोशिका में जो निरंतर टूट-फूट होती है उसकी भरपाई कौन करता है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि छिपकली का आधा पूंछ गिर जाता है और चूहा का भी आधा पूंछ कटा रहता है, तो वो किस विभाजन के द्वारा होता है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा फिर से दोबारा निकल जाता है।
वही चीज़ दिया है रिमार्क ऑन में, कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। फिर दूसरा वही है, छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। तीसरा क्या है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, यह विभाजन केवल जनन कोशिका में कौन कौन से आएंगे, तो स्पर्म और ओवम जनन कोशिका होता है, और अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिका में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या घटकर कितनी हो जाती है, तो आधी हो जाती है। इसमें एक के मातृ कोशिका, इसमें एक के मदर सेल चार पुत्री कोशिका यानी 4 डॉटर सेल में बढ़ जाती हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। ये लाइन ने अंडरलाइन करेंगे लोग कि किससे में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। प्रोफेज अवस्था क्या होता है, सबसे बड़ा अवस्था होता है। यहाँ पे लिंग निर्धारण इसके द्वारा कैसा होता है उसको देखते हैं लोग। तो मेल जो 44 से गुणसूत्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ऑटोसोम के द्वारा क्या होता है, तो शरीर का निर्माण हुआ रहता है। फीमेल में भी उसी तरह है, जो 44 होता है उसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम, और जो 2 होता है उसे क्या कहते हैं, ऑलोसोम। फीमेल में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और एक्स पाया जाता है, और मेल में एक्स और वाई, जिसे क्या कहते हैं, ऑलोसोम। 44 में से आधा इसमें आएगा, और सूत्री विभाजन है तो 44 में से आधा आएगा 22 हो जाएगा, फिर 44 में से आधा आएगा इसमें जाएगा तो 44 हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, 44। और इस ऑलोसोम में से एक कोई आएगा, और फिर ऑलोसोम में से एक कोई, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 2, 46 बन जाएगा गुणसूत्र, जिससे चाइल्ड का निर्माण हो जाएगा। चाइल्ड का निर्माण होता है केस। इसमें 2 केस होता है। पहला केस होता है अगर एक्स आता है, अगर इसमें से भी एक्स आया और इसमें से भी एक्स आया तो गर्ल मतलब यानी लड़की पैदा होगी, और दूसरा केस में एक्स आया और वाई आया तो बॉय यानी लड़का पैदा होगा। कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है। इसमें एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो जाता है। इसमें कौन सा, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित हो जाता है, तो एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो जाता है। अब है सिंड्रोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण सिंड्रोम के कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं, यानी कि ऐसा लक्षण जो दिखने लायक सामान्य मनुष्य के तरह नहीं होता है। तो पहला होता है टर्नर सिंड्रोम। पहला क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। इसमें कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बाझपन देखा जाता है। बाझपन किनमें देखा जाता है, तो टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित स्त्रियां होती हैं उनमें बाझपन देखा जाता है। दूसरा होता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। किसमें नपुंसक हो जाते हैं, तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित पुरुष होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम दोनों को हो सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ तथा होंठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। जो लोग मंगोलाइड होते हैं उनको देखते हैं हम लोग कि उनका जीभ मोटा और होंठ कटा हुआ रहता है और शरीर एकदम बेडौल रहता है, उसे क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। उसके बाद है चौथा पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, तो इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है और उसके ऊपर का होंठ कटा हुआ होता है। इसमें भी वही है, गुणसूत्र की संख्या 47 और मेल फीमेल दोनों में हो सकता है और होंठ कटा हुआ रहता है। नोट, वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब है जो कोशिका चैप्टर का हम लोग का स्मरणीय तथ्य है, उसको देखते हैं लोग। स्मरणीय तथ्य में क्या है, तो उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया डीएनए से डीएनए का निर्माण है। ये हिंदी में दिया है कि उत्क्रम लेखन की क्रिया डीएनए से डीएनए का निर्माण करना क्या कहलाएगा, उत्क्रम अनुलेखन। डीएनए द्विगुणी का सही विधि अधिपरिमित होता है। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। डीएनए की श्रृंखला किस बंध से बनी होती है, तो हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति है।
केंद्रक कला की अनुपस्थिति है। वाटसन तथा क्रिक ने बी डीएनए मॉडल दिया था। वाटसन तथा क्रिक ने कौन सा डीएनए का मॉडल दिया था? तो बी डीएनए का मॉडल दिया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन और टीआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम कलाविहीन कोशिकांग है। ये थोड़ा हाई लेवल का दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बन सकते हैं, बट नोट्स में दिया गया है तो हम रीडिंग कर सकते हैं, रिवीजन करा सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इसके आगे जस्ट हम लोग का वन लाइनर है और ऑब्जेक्टिव है। तो दूसरे पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो स्मरणीय तत्व को खत्म करके वीडियो खत्म करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम कोशिकांगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। डीएनए पॉलीमेराइज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लौक में डीएनए पाया जाता है। यानी कि केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लौक में डीएनए भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं। कौन करता है? मीसोसोम के द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका भित्ति सेल वाल पौधों में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती हैं, जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होती हैं। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देती हैं। वायरस की कोशिका कोई एंजाइम नहीं होता है। वायरस से यानी कि विषाणु की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? तो जो हम लोग चीज़ पढ़ चुके हैं उसी को दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य कोशिका सेल द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि का पैकेजिंग करना है। इसका कार्य क्या होता है? पैकेजिंग करना। गोल्जी गाय को कोशिकाओं के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर, या इसे क्या कहा जाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर। गोल्जी गाय को कोशिकाओं के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। हरित लौक क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। हरित लौक क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जीवाणु, बैक्टीरिया तथा हरित शैवाल ब्लू ग्रीन अलगई की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। बैक्टीरिया कोशिका और हरित शैवालों की कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज वन की पैकेटिंग अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। प्रोफेज और सूत्री विभाजन की जो प्रोफेज होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड एक दूसरे को या एक या ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान जीनों में पुनर्संयोजन होता है और संतान में नए गुण उत्पन्न होते हैं। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान रहती है। इसको भी पीछे पढ़ चुके हैं लोग। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका यानी कि मदर सेल से आधी रह जाती हैं, और इसमें मदर सेल के समान ही रहती हैं। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन अनकंट्रोल माइटोसिस से कैंसर हो जाता है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से क्या होता है? कैंसर हो जाता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? वृद्धि मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है समसूत्री विभाजन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल नामक पिरिडीन क्षार पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर, अभी हम पीछे बोले हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल नामक पिरिडीन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए
एजिंग जीन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणुओं जैसे राइबोसोमियम के अंदर नीफ जीन होता है। राइबोसोमियम के अंदर क्या होता है? नीफ जीन होता है, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम होते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन या लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। वर्णिलवक क्रोमोप्लास्ट पौधों के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे बीज, फलाभित्ति, पुष्प में क्या कौन पाए जाते हैं? वर्णिलवक या क्रोमोप्लास्ट। हरितलवक क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित के साथ जेंतोफिल तथा कैरोटीन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु भी उपस्थित होती है। हरितलवक क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं डीएनए अणु में मौजूद होती है। किसमें मौजूद होती है? तो डीएनए में मौजूद होती हैं। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए होता है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लोग, बस इसको हम लोग रीडिंग करते आगे बढ़ते हैं लोग। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं और ये किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरितलवक पौधों व सूत्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया में तथा खुरदुरी अंतःप्रदत्त जालिका में भी मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ल्यूरोनिमोनिया श्रमजीव PPLO नील हरित शैवाल माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु में मिलते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज प्रोटीन पेक्टिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनांस व कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिजों से बनी होती है। बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। किस सिद्धांत पर? तो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मनुष्यों में रक्त और पेशी तथा पौधों में फ्लोएम विशेष कार्यों को करने वाले ऊतक के उदाहरण हैं। तना काट तकनीक आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण HG हरगोविंद खुराना ने किया था। इस लाइन को अंडरलाइन करोगे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां पादपों में पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर से बनती हैं। मास्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपैटिन तथा हिस्टामिन का स्रावन करती हैं। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक क्या करता है? उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। 80% से अधिक सेलों में पाया जाने वाला पदार्थ जल होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का ऊतक जब पढ़ेंगे लोग तो इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। ऊतक शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। रेखित पेशी में मायोसिन एक्टिन प्रमुख प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर एक प्रकार का ऊतक है। रुधिर क्या है? तो यह एक प्रकार का ऊतक है और यह संयोजी ऊतक है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीसेट ने किया था। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बीसेट ने किया था। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है। ठोस अतरंगों जैसे जीभ, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर इपिथीलियम ऊतक का रचनात्मक के आवरण होता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है? जीभ के ऊपरी भाग पर किडनी और यकृत और तिल्ली के जो ऊपरी झिल्ली होता है उसे क्या कहते हैं? तो इपिथीलियम ऊतक का रक्षात्मक के आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन घनाकार उपकला के द्वारा होता है। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलते हैं। मास्ट कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो संयोजी ऊतक में मिलते हैं। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कहते हैं। त्वचा को क्या कहा जाता है? तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कहते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति
हार्ट वाल में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? केवल हार्ट वाल में पाई जाती हैं। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों में संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ना होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती हैं। पेशी तंतु के आवरण को आप लोग कमेंट में मत बोलिएगा कि सिर्फ हम रीडिंग कर रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लोग, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। पेशी तंतु के आवरण को सर्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सर्कोप्लाज्मा कहा जाता है। ऊतक की हिस्टोलॉजी, क्योंकि इसमें ऊतक चैप्टर का भी कुछ टॉपिक दे दिया है, तो ऊतक जब पढ़ेंगे लोग तो उसको ऊतक में देख लेंगे लोग। ऊतक की हिस्टोलॉजी ऊतकों को अध्ययन कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका नर्वस सिस्टम के द्वारा द्रुत गति से होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय के आकुंचन की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो भी हृदय सामान्य दर से धड़कता रहेगा। संवहनी पौधों में पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है। पौधों में पानी किस टिश्यू के द्वारा जाता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा जाता है। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं लोग, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो हो गया है। और इसके अगला जो पार्ट वीडियो आएगा उसमें 1 लाइनर और प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे। लगभग 150 से 160 ऑब्जेक्टिव है।